हेलो स्टूडेंट्स, 365 डेज करंट अफेयर्स के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, पहले ये समझिए, वो बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ हम डिस्कस क्या करेंगे, मैक्सिमम कोविड से रिलेटेड चीज़ें ही रहती हैं न्यूज़ में आज की डेट में। पता नहीं 2 साल में क्या चल रहा है, फिर से कोविड से रिलेटेड एक केस आया है। ठीक है, एक सैन डिएगो में जू है, सैन डिएगो जू था, वहाँ पर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। वहाँ का 9 साल का है ना स्नो लेपर्ड है जिसका नाम रेमिल है, वो कोविड पॉजिटिव हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप कहाँ से कोविड पॉजिटिव हो गए, जब आप बाहर नहीं निकले, आप कहीं नहीं गए, तो आपको कोविड पॉजिटिव होने का कोई लॉजिक ही नहीं था। जो ऑफिशियल भी इस चीज़ के बारे में नहीं बता पा रहे कि कोविड पॉजिटिव कैसा हुआ, क्या रीज़न बना इसके कोविड पॉजिटिव होने के लिए, इसके लिए कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा किसी की साइड से। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया कि भाई ये कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो इनके कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज सामने दिख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इनके इन्फेक्शन के बाद आनन फानन में हर बंदा डरा पड़ा है कि भाई एनिमल में भी कोविड हो रहा, वो भी तब जब इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, उसके बाद भी। इसके बाद फ्रांस की पार्लियामेंट को चीज़ें समझ में आ रही कि भाई अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी हर जगह फैल रहा है, और डेल्टा प्लस वेरिएंट थोड़ा ख़तरनाक भी माना जा रहा है और ये भी और अपडेटेड फॉर्म में है। तो कोविड को सिक्वेंसिंग में ले नहीं पा रहे कई कंट्रीज़ की। अगर बात करें, मैंने इंडोनेशिया आपके आसपास है, बांग्लादेश है, हर जगह हालत बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान में हालत बिगड़ती जा रही है और कोविड के केसेस वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहे। तो यूके की कंट्रीज़ हैं उनमें, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनमें फ्रांस ने अपना रूल नया बना दिया है कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 110% वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। इसके लिए कोई भी उन्हें रोकेगा नहीं, ये इनको कराना पड़ेगा। इसके बाद बाकी जितने भी लोग हैं उनके पास या तो हेल्थ पास होना चाहिए, या वैक्सीनेशन का प्रूफ होना चाहिए, या कोविड निगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर वो किसी पब्लिक वेन्यू में जाते हैं, जैसे सिनेमा, नाइट क्लब, ट्रेन या प्लेन, इनमें जाना है, तो इन 4 में से कोई एक चीज़ उनके पास हो ताकि ये कोविड को कंट्रोल कर पाएँ। ये फ्रांस ने बोल दिया है कि भैया हमें कंट्रोल करने के लिए इतने रेगुलेशंस चाहिए। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में है ना, मेराज और एंगट जो हैं वो एग्ज़िट हो गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है, 2 इम्पॉर्टेंट शूटर्स हैं, वो अगर हटा दिए जाएं तो भाई जाहिर सी बात है, ओलंपिक चल रहा है। ओलंपिक में हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं कि भाई हम भी गोल्ड मेडल लाएंगे। 2 गोल्ड मेडल हमें मिल चुके हैं, 1 सिल्वर मिल चुका है। तो हमारी कंडीशन तो अच्छी चल रही थी, हम निगेटिव बिल्कुल नहीं थे कि हम चीज़ें नहीं कर पा रहे। बट अब चीज़ें हमारे पक्ष की जगह विपक्ष में जा रही हैं। अब भाई देखिए, शूटिंग में इंसान बाहर आ गए तो जाहिर सी बात है शॉट्स हम नहीं ले पा रहे, चीज़ें ठीक से नहीं कर पा रहे, तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो ही रहे हैं हमारे साथ। अब ये देखना है कि क्या हम ओलंपिक्स में चीज़ें आगे जीत पाएंगे, वो भी कोविड से बचते हुए। रीज़न ये है, अगली न्यूज़ है, 3 एथलीट्स भी कोविड पॉजिटिव हो गए और 16 न्यू कोविड केसेस आए। मतलब जो गोल्ड मेडल का सपना लेके आ रहा है, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका तो मेडल का सपना परमानेंटली डाउन हो गया। अब तो वो गया, उसको तो गोल्ड मेडल अब मिलने से रहा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि 148 ऑर्गेनाइज़र भी पॉजिटिव हो चुके हैं। जापान जैसी कंट्री जो बेटा सबसे प्रोटेक्टेड है इन सब चीज़ों के लिए, सबसे ज़्यादा सिक्योर नेशन माना जाता है, वो इन चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रहा, वो नहीं समझ पे पा रहा कि भाई क्या हो रहा है इसकी कंट्री में। इन चीज़ों को समझने में से टाइम लग रहा है। बाकी जापान कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़ने के बाद क्या ये ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन चलाता रहेगा या इस ओलंपिक को बीच में कैंसिल करना पड़ेगा, ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। बट हाँ, कोविड की सिचुएशन में जो एथलीट पॉजिटिव हैं वो अपनी लाइफ डैमेज कर रहे हैं, वो अपने ड्रीम्स को तोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर है हमारे सामने कि इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं। देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है, क्या ओलंपिक पूरा ख़त्म हो पाता है सक्सेसफुली, क्या जापान सेफली इन सब चीज़ों को कर्टेल कर पाती है, वो सारी बातें हमें समझनी है। कारगिल विजय दिवस की बात है बेटा, 26 तारीख को ही, आज ही के दिन कारगिल में एक चीज़ हुई थी। तो आज 22वां कारगिल दिवस है। कारगिल दिवस क्या है बेटा, इंडिया और पाकिस्तान पहले क्या करते थे, अपने बॉर्डर ठंड में छोड़ देते थे, क्योंकि जहाँ पीओके है ऊपर बर्फ़ वाले एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और बहुत बुरी कंडीशन हो जाती थी। तो दोनों कंट्रीज़ म्यूचुअली सालों से अपनी पोस्ट छोड़ते आ रहे थे। 1999 में भारत को ये सीख मिली, जब वो अपनी पोस्ट पे पहुँचे तो पाकिस्तान पहले से ही इनकी पोस्ट पे बैठी हुई थी। तो जब पाकिस्तान इधर से बैठी थी, इंडिया इधर से पहुंची थी, इसको मौका ही नहीं मिला, ऊपर से गोलियां चलने लगी। तो एक जो केस बोफोर्स का आज भी बहुत ज़्यादा राजीव गांधी जी का नाम जोड़ा जाता है, इस तोप ने, इस कैनन ने ही काम किया था, बोफोर्स ने ही काम किया था हमारे लिए हाई एल्टीट्यूड पे फायर करने के लिए, प्लस हमारी एयरफोर्स।
हम सब लोगों ने कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा किया और कुछ समय पे, और साथ में कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ा उनके ऊपर, तो बाद में धीरे धीरे करते हुए ये बैटल ख़त्म हो गई एंड वी वॉन डैट। का विजय दिवस हमारा सेलिब्रेशन था और हमने कारगिल को रिकैप्चर कर लिया। इसे कारगिल वॉर के नाम से भी लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, बहुत अच्छी चीज़ है। विजय दिवस बनाना हमारे हीरोज़ को याद करने वाली बात है। बहुत लोगों ने आँख पे गोली खा के अपनी जान दी, बहुत लोगों की जान गई थी इस चीज़ में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हमें कारगिल विजय दिवस को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो एनआईए की अब अगले न्यूज़ में बात करते हैं। एनआईए की रेड लगातार बढ़ती जा रही है। फेसबुक की कॉल्स के बाद उसने तमिलनाडु के कई ठिकानों पर रेड मारी है। एनआईए अभी आपको पता है कुछ दिन पहले जेएंडके में भी रेड मार रही थी, और उस रेड में जब वो गई थी तो उस रेड मारने में उसने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें की थी कि उसने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर भी इश्यूज़ थे, और कई लोगों को फिर वो अरेस्ट करके भी लाए, कई लोगों की नौकरियां भी गई। तो एनआईए बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। एनआईए नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है ना, तो अच्छी चीज़ है। और आज की डेट में इसके लिए वेब सीरीज़ भी बहुत सारी बनी है। फैमिली मैन बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए रोल प्ले करता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस दिखा रही हैं कुछ वेब सीरीज़ भी। और कायदे से बताएं तो कुछ लोगों को तो जो IAS और कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन नहीं करे, उन्हें आईए का नाम ही नहीं सुना होगा कभी, आज की डेट में वो सुन रहे हैं। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जा रही है, हर लोकेशन पे चीज़ें देख रही है, कोशिश कर रही है चीज़ें सही डायरेक्शन में ले जाने की। तो एक पॉजिटिव चीज़ है किसी भी देश के लिए। जो उसकी इंटेलिजेंट एजेंसी होती है वो जितना अच्छा काम करती है वो अच्छा है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जो अच्छा काम करती है वो अच्छी चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। डिसलाइक करना है तो बेशक डिसलाइक करिए, बस डिसलाइक करने का रीज़न बता दीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।